Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 4th of July, so let's get started. यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी है अल्लूरी सीताराम राजू। तो इस पर मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे दूंगा टेलीग्राम पे, अगर आपने पहले पढ़ा ही होगा, क्योंकि मैंने लगभग ये हर साल ही होता है, तो हमने पहले भी किया है, आगे के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका नोट टेलीग्राम पे दे दूंगा, बस अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना, अगर आएगा तो उसी में आएगा, वरना और कहीं नहीं पूछा जाएगा। चलो, चाइना के रिस्पेक्ट में हमने जब बातें की थी तो हमने कुछ चीज़ें जानी थी दैट चाइना क्या कर रहा था, हमारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनका टेक ओवर कर रहा था, क्योंकि कोविड जब आया था तो काफ़ी सारा डिस्ट्रेस हो रहा था इन कंपनीज़ में। तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पर जो कंपनीज थी इंडिया में उनमें एफडीआई के थ्रू ब्राउन फील्ड इन्वेस्ट कर रहा था एंड वो ओनरशिप टेक ओवर कर रहा था। कोई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहा था कि वो न्यू फार्मा कंपनीज बनाएगा या इस टाइप का कुछ। ओके, तो हमने देखा कि चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि इस वक्त कोविड के टाइम पर हमारे काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी सेक्टर्स थोड़ा सा स्टैग्नेशन की तरफ जा रही थी। तो फिर सरकार ने लिमिट लगाई कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी लैंड बॉर्डर लगती है, ओके, अब आपको पता है कि हमारे अधिकतर सेक्टर में हम लोग ऑटोमेटिक रूट से अप्रूव कर चुके हैं एफडीआई। राइट, दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में डिले ज़्यादा होते थे, बिजनेस करना मुश्किल लगता था, इसलिए हमने अपने अधिकतर सेक्टर्स लगभग खोल दिए ऑटोमेटिक रूट के लिए। लेकिन जब देखा गया कि चाइना से आने वाली एफडीआई सिर्फ ओनरशिप टेक ओवर कर रही है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ ओनरशिप टेक ओवर हो रहा है, तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि लैंड बॉर्डर वाली कंट्रीज से आने वाली एफडीआई को कंपलसरीली गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू गुजरना होगा, ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकते। ओके, तो गवर्नमेंट यानी कि उसकी कमिटीज़ स्क्रूटिनाइज कर रही थी कि कौन सी एफडीआई चाइना से आ रही है या जो भी लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, और वो किस पर्पज़ से आ रही हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर मई में ये रूल बनाया गया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसमें 10% तक की चाइनीज़ ओनरशिप है, तो आपको ऑटोमेटिक रूट से हम वापस अलाउ कर रहे हैं। ओके, लेकिन अभी भी हमने फुल अप्रूवल नहीं दिया है चाइनीज़ एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से। लेकिन यहाँ पर सेंटर ने अपने पावर को लेकर कुछ ऑक्शंस हो रहे थे, उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए खासकर एग्जामेशन दिया है। लेकिन ये वन टाइम एग्जामेशन है सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर, allowing 4 companies with Chinese ownership or links to bid for projects tendered by Indian government in the power sector. Okay, क्योंकि पहले क्या था, companies located in the countries that share a land border with India must register with the Indian government before they can bid for critical power प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी हमारी, और उसके बाद चाइना के रिस्पेक्ट में हम लोग इनको क्रिटिकल सेक्टर में इसलिए भी नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि इनकी ऐप पे हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा था कि ई रिक्शा में कुछ ऐसी चाइनीज़ ऐप्स थी जिनकी जो बनी थी लिथियम आयन बैटरीज़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन उनके थ्रू क्या कर रहे थे, आप बैटरीज़ को डिस्चार्ज कर रहे थे, आप लॉक कर दे रहे थे ई रिक्शा को कि वो चल ही नहीं पा रहा था। और इनफैक्ट मैं अभी आपको आगे एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि इसी नाम पे उनसे रैंसम भी ले ली गई कुछ रिक्शा पुलर से, कि आप चाहते हो कि अनलॉक करें हम आपकी ई रिक्शा को तो पैसे दीजिए। ओके, उसके पहले हमने डीआरडीओ जैसे क्रिटिकल संस्थान में देखा कि सीसीटीवी फुटेज, हमने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जिनमें चाइनीज़ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था, और वो हमारा रियल टाइम डेटा चाइनीज़ कंपनीज़ को भेज रहा था, और वहाँ से फिर वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जब चाहे एक्सेस कर सकती है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर चाइनीज़ को लेकर एफडीआई ही नहीं बल्कि इनके इक्विपमेंट्स भी हम क्रिटिकल सेक्टर में यूज़ करना जहाँ तक हो सके अवॉइड ही कर रहे हैं। ओके, फिर सरकार ने मई में शुरू किया था, इट अलाउ द ओवरसीज कंपनीज विद चाइनीज शेयर होल्डिंग अप टू 10% टू इन्वेस्ट इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट। लेकिन सिर्फ अभी इनको अलाउ किया था जिन जिन कंपनीज में चाइनीज़ की शेयर होल्डिंग 10% हो। 2020 में कोविड के टाइम पर हमने क्या किया था, टू प्रिवेंट द अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स एंड एक्विजिशन ऑफ डिस्ट्रेस इंडियन कंपनीज ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। राइट, तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं। क्या और भी कोई चीज़ें हैं जो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई हैं? यस, वीज़ा नॉर्म्स। अब वीज़ा नॉर्म हम दोनों ने एक दूसरे के मीडिया पर्सनस को तो देना बंद कर ही दिया था, और दूसरा वीज़ा हमने यहाँ के जो स्किल ट्रेनर्स आते थे, क्योंकि इवन अडानी ग्रुप को भी सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि मैंने बहुत सारी चाइनीज़ कैपिटल मशीनरी तो मंगवा ली है,
लेकिन इन कंपनीज इन मशीनरीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनर्स चाहिए वो चाइना से ही आ सकते हैं। तो आप ये वीज़ा पे जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है इसका कुछ कीजिए। ओके, तो ये सब डाउनफॉल आया था कोविड के बाद जब हमारा गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। तो उसमें दो ये प्रोमिनेंट थे, एक तो वीज़ा नॉर्म्स को लेकर और दूसरा आने वाली एफडीआई को ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट हटा दिया था हमने, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू जाना होता। ओके, तो ये इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें थी जो अब चेंज हो रही हैं। देन इसके अलावा भी अब यहाँ पे हम पावर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना अलाउ कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को। ओके, लेकिन चाइनीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आपने चाइना के रिस्पेक्ट में सुना होगा उनके यहाँ पर घोस्ट सिटीज़ हैं। घोस्ट सिटीज़ मीन्स कि उन्होंने बना तो दी सिटीज़ बड़ी बड़ी मल्टी के साथ, लेकिन रहने वाली कोई पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनकी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतना ज़्यादा ओवर सप्लाई कर दिया है, वो इतनी तेज़ी से चीज़ें बनाते हैं, इतना ओवर सप्लाई हो गया था कि वहाँ पर इतने लोग ही नहीं थे जितने उन्होंने घर बना दिए थे। तो ये जो एज है चाइनीज़ की कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, चाहे वो स्पीड हाई स्पीड रेल में हो, ओके, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ओवरऑल, ये जो एज है इसमें कोऑपरेट करना ज़्यादा ज़रूरी है चाइनीज़ के साथ इंडियंस को, क्योंकि हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल IMT ट्राइलेटरल हाईवे नहीं कर पाए हम कंप्लीट, राइट। उसके अलावा कलादान प्रोजेक्ट, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात तो करते हैं लेकिन हम उन्हें टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो चाइनीज़ से आने वाली FDI जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होगी वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि इंडिया अपनी कुछ रेड लाइन मेंटेन करे जैसे कि चाइनीज़ मेंटेन करते हैं। चाइनीज़ रेड लाइन क्या है? चाइना ने कह रखा है ताइवान की फॉरेन एम्बेसी आप नहीं खोल सकते, ताइवान हमारा ही पार्ट है, वो कोई अलग इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। दूसरा, तिब्बत इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना एंड तिब्बत का जो मैटर है वो सेटल है, हमने थोड़ी सी ऑटोनॉमी उनको दे रखी है, बट तिब्बत पर भी रेड लाइन है, आप क्रॉस नहीं कर सकते। तीसरा, इसने वो पैसिफिक ओशन में मान रखा है 9 डैश लाइन, राइट। तो इसने भी अपनी कुछ रेड लाइंस बना रखी हैं जो कहता है कि आप इनको क्रॉस मत कीजिए और बाकी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं, हम कोऑपरेट कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं मिलकर। तो इंडिया को भी अपनी कुछ रेड लाइंस बनाकर चाइनीज़ की जो एज है उसको यूज़ करना चाहिए फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोई बुरी चीज़ नहीं था, ठीक है, अच्छा ही होता, पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन में एक कनेक्टिविटी बढ़ती। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के लिए एक कंसर्न बन गया कि आपने CPEC जो बनाया, सॉरी हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको आपने POK से पास करवा दिया। अब ये हमारा फेलियर था हमारी डिप्लोमेसी का कि हम चाइना को कन्विंस नहीं कर पाए कि इतने बड़े ट्रेड पार्टनर होते हुए आप इस वजह से इस प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम में मत डालिए। आप इसको कहीं से भी पास कर सकते थे, आप इसको नेपाल भूटान से होते हुए इंडिया के कश्मीर से पास कर सकते थे या पंजाब रीजन से ले जा सकते थे अगर पाकिस्तान ले भी जाना था आपको, ठीक है, काफ़ी कुछ हो सकता था। लेकिन आपने POK से पास करके BRI इनिशिएटिव को बेवजह जियोपॉलिटिकल टेंशन में उलझा दिया। तो ये कम्युनिकेशन गैप था शायद इंडियन डिप्लोमेट्स और चाइनीज़ डिप्लोमेट्स के बीच में, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे शानदार प्रोजेक्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि हमारे साउथ एशियन रीजन को कहा जाता है लीस्ट कनेक्टेड रीजन, पूरे वर्ल्ड में सबसे लीस्ट कनेक्टेड रीजन यही है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसके लिए एक ब्लेसिंग बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो CPEC प्रोजेक्ट इन लोगों ने लॉन्च किया इसकी वजह से ये अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। ओके, फिर वो और चीज़ें आती चली गई जैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। हमने देखा कि ये चाइनीज़ कंपनीज इनको डेट में ट्रैप करती हैं, उसके बाद फिर ये उनसे उनके पोर्ट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मांग लेती हैं विद सोल मोटिव ऑफ एनसर्कलिंग इंडिया। ओके, तो ये सब चीज़ें चाइना के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने पढ़ी हैं ओवर द ईयर्स। आगे चलते हैं हम लोग। एल नीनो इम्पैक्ट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एडवाइसेस फार्मर्स टू गो फॉर फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में आपको एल नीनो समझा दिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको मॉनसून के रिस्पेक्ट में समझा दिया था कि कब हम उसको डेफिसिट मानते हैं, कब हम उसको LP एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले डिस्कशन में देख ली थी। इसके बाद हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ऐसे इस साल खासकर, वो भी हमने देख लिए थे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर 2 मेजर मेंशन है छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी। पहला कि आप यहाँ पर डायरेक्ट सीडेड राइस शुरू कीजिए इंस्टेड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग मेथड, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग मेथड में आपको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जो DSR टेक्निक है इट सेव 20% वाटर, इट रिड्यूसेस द कल्टीवेशन कॉस्ट
एंड इट ऑल्सो अलाउ द क्रॉप टू मैच्योर 12 to 15 days अर्लियर। ओके, तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लेने पड़ते हैं आपको जब भी एल नीनो का थ्रेट बनता है। एल नीनो क्या है ये हमने जान ही लिया था, दैट इज़ वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, दैट इज़ वो वाला चिली साइड वाला। ओके, और वीगन कर देता है हमारे साउथ ईस्ट मानसून को। और इंडियन ओशन डायपोल के बारे में हमने जाना था। इंडियन ओशन डायपोल इज़ नथिंग बट ये हमारा अगर इंडियन ओशन का अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव आईओडी, और अगर ये वाला टेम्परेचर कम हो और ये बे ऑफ बंगाल साइड वाला ज़्यादा हो तो इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव आईओडी। ओके, और अगर पॉजिटिव आईओडी होता है और इसके साथ एल नीनो की सिचुएशन भी बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी आईओडी एल नीनो के इम्पैक्ट को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो एल नीनो आए ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ पॉजिटिव आईओडी भी आ जाए तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। मैं इस पे बेस्ड ना आपको 2-3 PYQ टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूँगा, आप उनको सॉल्व करके देखना, इतनी सी इन्फॉर्मेशन से आप उसको सॉल्व कर लोगे, ईजिली कर लोगे। इसलिए इस टॉपिक से इतना डरा मत करो कि कोई बहुत टफ टॉपिक है, नहीं। असम नामेरी टाइगर रिजर्व, इसके बारे में ये आर्टिकल मेरे काम का नहीं है, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे सारे नेशनल पार्क एक बार रिमाइंड कराने हैं, क्योंकि ये जो बना है अभी, ये बना है 8th वाला 2025 में। ओके, तो इसको ध्यान दीजिए। अब ये 4 तो ईजिली याद हो जाते हैं, मानस, ओरांग, काजीरंगा और ये नामेरी बीच में, क्योंकि ये चारों सीक्वेंस में आ जाता है। और दूसरा, क्योंकि अंडमान निकोबार भी आपका न्यूज़ में रहा है काफ़ी टाइम, तो इसमें यहाँ पर टोटल इसके पास 9 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसके पास है, वो हमारे MP में है 12। ओके, इस साल 2026 में ही एक नेशनल पार्क पे क्वेश्चन भी आया था आपको, माधव वाला। ओके, देन यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन एंड साउथ बटन, तो ये 3 तो ईजी है, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ बटन। सबसे ऊपर है आपका सैडल पीक। देन हियर इज़ महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और मैराइन नेशनल पार्क है, दैट इज़ कॉल्ड रानी झांसी। देन दिस इज़ योर माउंट हैरियट नेशनल पार्क, देन कैंपल बे एंड गलाथिया बे, जहाँ पे सारा इशू इस बार बना हुआ है वो प्रोजेक्ट की वजह से। ओके, क्योंकि ये फेमस है इसके टर्टल्स के लिए। ओके, तो ये 9 नेशनल पार्क हैं आपके अंडमान निकोबार में। यहाँ पे 8 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से सिखना इज़ द लेटेस्ट वन। इससे पहले रायमोना, देन मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, और ये हैं आपके दिब्रू साइखोवा एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ओके, तो ये 8 हैं, नीचे 9 हैं और 12 नेशनल पार्क आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और मैं सारे आपको एक जगह याद नहीं करवा रहा हूँ, बट हम धीरे धीरे इन चीज़ों को अभी से याद करते चलेंगे, प्रीलिम्स के टाइम इन फालतू चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, अब ये वो टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं मैंने आपके सामने, जो मुझे आपको आज और कल 2 दिन में कंप्लीट कराने हैं, बिकॉज मैं अपने पिछले कुछ दिनों में तबीयत की वजह से ठीक से आपके साथ न्यूज़ डिस्कशन नहीं कर पाया हूँ। तो मैं आपके साथ ये दिल्ली की EV पॉलिसी और UAPA ये दोनों लूँगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ओके, उसके अलावा अब ये दोनों टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दिस टू G2 एंड इंडिया, क्योंकि G2 की बात कर रहा है ट्रंप, तो फिर इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमें ये थोड़ा समझना होगा। दूसरा, इंडो पैसिफिक और इंडिया का उसमें क्या रोल बचता है। जब एक बार कॉर्ड ठंडे बस्ते में जा रहा है, US से उससे निकल रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक में क्या डोमेन बचते हैं कॉपरेशन के। ओके, और FCRA पे मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, मैं इसको करवाऊंगा अच्छे से, आज मैं इसको करवा दूंगा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में मुझे आपको UPI के कुछ प्रोविजन डिस्कस करने हैं, क्योंकि कल हमने एक आर्टिकल देखा था, दैट इज़ राइट टू फेयर ट्रायल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है बार बार, बिकॉज UPA के अंडर में काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है एंड उनकी फेयर ट्रायल हो नहीं रही है, फॉर एग्जांपल दैट उमर खालिद। ओके, तो ये 2 टॉपिक मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में करूंगा, और ये 3 टॉपिक आपके साथ मेंस 450+ में होंगे, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज सैटरडे है तो न्यूज़पेपर में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन जितनी मिलेंगी वो भी जाननी है अच्छे से। अच्छा, एक बात बताओ, कल मैंने आपके साथ किया था कि AI फैब्रिकेटेड जुडिशियल प्रेसिडेंट को लेकर कुछ क्वेश्चन था कि NCLT ने क्या किया, AI के थ्रू एक सुपरफिशियल केस दे दिया उसको, और उस पर बेस्ड जो जजमेंट AI ने दिया वही इन लोगों ने पास कर दिया ऑर्डर। ओके, फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये बिल्कुल से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि आप AI को यूज़ कीजिए टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, बट देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ओवरसाइट। ओके, ये एक फर्स्ट डिमांड की सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, उसने कहा कि अगर आपने AI यूज़ किया ही है तो एटलीस्ट पुट इट
पुट इट, डिस्क्लोज इट, इसको डिस्क्लोज करो कि हाँ इसमें हमने इस वर्क को इस चीज़ को फ्रेम करने में हमने एआई का यूज़ किया है, देयर शुड बी अ डिस्क्लोजर, राइट। ये दो डिमांड इसने की थी। उसके अलावा इसने यहाँ पे कहा था कि इसकी कंपैरिजन इसने किससे की थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले इशू से, कि ये जो एआई का यूज़ हो रहा है जुडिशरी में, ओके अगर आप जुडिशियल डिसीजन पे आने के लिए एआई हेलुसिनेशन जैसा यूज़ कर रहे हो, यानी कि एक फिक्शनल केस यूज़ कर रहे हो, तो दिस विल बी लाइक एन इनविजिबल इंसिडियस एंड कैटेस्ट्रोफिक बाय द टाइम एनीवन नोटिस। ये सब हमने कल देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे एनसीएलटी ने यही गलती की कि इसने एक फिक्शिशियस एआई जनरेटेड लीगल सिटेशन पास कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप असिस्टिव टूल की तरह यूज़ तो करो, लेकिन कभी भी ये रिप्लेस नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट ह्यूमन रीजनिंग को, ओके बिकॉज यहाँ पर आप फैब्रिकेटेड मशीन जनरेटेड जजमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो अगर कोर्ट से, तो ये बताता है आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एडवोकेट के बिहाफ में भी और जजेस के बिहाफ में भी। फिर हमने जाना था कि ड्राफ्ट पब्लिश किया है एक सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये पब्लिक कमेंट्स के लिए इशू हुआ है सिर्फ। तो यहाँ पर रेगुलेशन फॉर यूज़ ऑफ एआई इन कोर्ट 2026 ये प्रोहिबिट करता है एआई को इन जुडिशियल आउटकम, ओके ओवरऑल प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, सिर्फ जुडिशियल आउटकम यानी कि जजमेंट में यूज़ मत करो, आप बाकी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो विद अ प्रॉपर डिस्क्लेमर। Court has directed that Bar Council of India to set up a dedicated committee to formulate strict norms and definite disciplinary action for lawyers who cite unverified material। अगर आप एक अनवेरीफाइड एआई मटेरियल यूज़ कर रहे हो, चाहे लॉयर हो या जज हो, तो उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने चाहिए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के बीच और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच दोनों को मिलकर कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो ये ड्राफ्ट एक पब्लिश हुआ है, उस पर आगे जो भी डेवलपमेंट्स होगी हम जानेंगे, लेकिन हमारे लिए दो ही बातें काम की हैं, दैट इज़ ह्यूमन ओवरसाइट इस पर होनी ही चाहिए डेफिनेटली। आप फ्रेमिंग में यूज़ करो, आप डेटा वगैरह सर्च करने में अरेंज करने में यूज़ करो, लेकिन फिर साथ में डिस्क्लोज भी कर दो अगर आपने कोई ड्राफ्ट तैयार किया है एआई की मदद से कि ये हमने एआई का यूज़ किया है इसमें, ताकि जो इंसान फिर उसको देख रहा है, वो जो भी ह्यूमन उसको देख रहा है, वो और केयरफुली ऑब्जर्व करेगा कि इसमें कुछ गलतियाँ तो ना आए, ओके। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा कि एआई का यूज़ आप जुडिशरी में कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी फील्ड में करो, बट वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो बस उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन एक ह्यूमन ओवरसाइट तो मैंडेटरी है, वो होनी ही चाहिए। और जहाँ भी एआई का यूज़ होगा वहाँ पे क्लियरली डिस्क्लोज किया जाए कि इसमें एआई की मदद ली गई है, ओके। ईरान कॉन्ड्रम एंड द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ तो सिंपल है कि इजराइल ने पुल किया यूएसए को कि आप यहाँ आइए, ईरान के अगेंस्ट अपन को वॉर लड़नी है, ठीक है। न्यूक्लियर इशू है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इजराइल का ओवरऑल गोल क्या था, दैट इट वांट टू एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी इन दिस रीजन। इस पूरे रीजन में वो सुप्रीम होना चाहता था, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई ये इसके लिए चैलेंज नहीं है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से यूएस को ऑलमोस्ट इक्वल टर्म्स पे ला दिया है कि आपको चलो डील करनी है मेरे साथ, तो आइए इक्वल टर्म्स पे डील करेंगे, सुपीरियर बन के आप मुझे ऑर्डर्स नहीं दोगे। तो इसके बाद चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इन सब के एटीट्यूड में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स ईरान, ओके। सऊदी अरेबिया को तो बुलाया भी नहीं था इसके फ्यूनरल में अभी, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया ने अपने एक डेलीगेशन को भेजा वहाँ पर कि आप खामेनी के फ्यूनरल में जाइए, ओके। तो ये इस वॉर से क्या हुआ है कि इज़राइल का जो सपना था कि मैं इस रीजन में सुप्रीम बन जाऊं यूएसए की मदद से, तो ये सपना तो शटर हो गया। दूसरा कि यहाँ पर इन कंट्रीज़ को ये समझ में आ गया है कि ईरान इस रीजन का एक चैम्पियन है, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, चाहे आप लोग यूएसए के कितने भी क्लोज हों, क्योंकि ये आप लोगों से नहीं लड़ा है, ये यूएसए से लड़ा है डायरेक्ट, और उसने उसको इक्वल टर्म्स पे लेके आया है, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो अब ईरान का फिर से एक रिसर्जेंस दिखा रही हैं। अब यहाँ देखिए, आयतुल्लाह खामेनी ने एक बार कहा था कि अमेरिकन्स कॉन्स्टेंटली थ्रेट तो करते हैं वॉर का, ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली थ्रेट यू विद द वॉर बट दे लैक स्टेइंग पावर। अब जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया वर्ल्ड को या फ्रेंच ने किया, तो वो लोग सिर्फ आगे वॉर नहीं लड़ते थे, वो वहाँ स्टे करके वो पावर होल्ड करके रखते थे। ये चीज़ अमेरिकन्स में नहीं है। वो वियतनाम में 30 ईयर्स तक लड़ते रहे, बाद में हार मान के जाना पड़ा। 20 ईयर्स तक वो अफ़गानिस्तान में लड़ते रहे, बाद में हार मान के जाना पड़ा।
और वो ईरान में इन्हीं दो सब्जेक्ट्स से सबक लेकर आए थे कि हमें यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं उलझना है। अगर थोड़े दिन में वॉर ख़त्म होती है, ईरान सरेंडर करता है तो ठीक, नहीं तो हम निकल लेंगे, और वो निकल भी लिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस अगर किसी का हुआ है तो वो है इजराइल का। उसका जो ड्रीम था कि इस रीजन की सुप्रीमेसी मेरे हाथ में आ जाएगी, वो नहीं आई है, और यूएसए की इमेज को धक्का पहुँचा है काफ़ी। A major milestone by persuading Tehran to allow inspectors from International Atomic Energy Agency back into the country for international monitoring of its nuclear program। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही था, ये तो ओबामा जी करके गए थे JCPOA में। ओके, तो अगर आप वापस से ये टर्म्स इम्पोज कर भी रहे हो ईरान पे तो कौन सा बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई है। Issuance of 60-day waiver authorizing the sale and transport of Iranian crude oil and petroleum products। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बन के आता है कि फाइनली ईरान से हम ऑयल ले सकते हैं, और पेमेंट में सैंक्शन की वजह से जो पेमेंट का इशू आया था वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी दोबारा। बट क्या अब ये रुपी और रियाल इसमें ट्रेड करेगा दोबारा ईरान? नहीं करेगा, अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अगर साथ दिया होता तो शायद फिर भी कर देता, बट वापस से लोकल करेंसी में वो ट्रेड के लिए मान जाए, मुश्किल है। अब वो पाकिस्तान बीच में आ जाता है। अदरवाइज़ इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने की एक ही तरीका है, वो है तापी पाइपलाइन को रिवाइव करना और आईपीआई पाइपलाइन को रिवाइव करना। ठीक है, अगर ये दो पाइपलाइन रिवाइव हो जाती है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कुछ हद तक सेफगार्ड हो जाएगी। और तीसरा, वो जो रशिया और चाइना ने अपने यहाँ पर पाइपलाइन डाली हुई है तिब्बत में, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, $400 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो, अगर उसको कल को एक्सटेंड करके आप किसी तरीके से इंडिया तक ला सकते हो, तब जाके हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हम मान सकते हैं कि शायद थोड़ी सिक्योर हो जाए। अदरवाइज़ तो फिर ये हमेशा ही वल्नरेबल रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी इन्होंने वही कहा कि ये जो इसराइल का प्लॉय था यूएस को ड्रैग करने का कि हमारी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाए वेस्ट एशिया में, वो फेल हो गया है। इट हैज़ फेल्ड। यूएस सीन एज अ मेजर लूजर एंड इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द रीजन, क्योंकि सऊदी अरेबिया उसका बेस्ट फ्रेंड है यूएसए का, लेकिन सऊदी अरेबिया आज ना बुलाने पर भी अगर ईरान जा रहा है, अपने डेलीगेशन को भेज रहा है, तो वो दिखाता है कि उसका भरोसा कहीं ना कहीं सऊदी यूएसए पे कमज़ोर पड़ा है। ओके, its influence in the region set to when Gulf nations may be prompted to take a hard look at relying on the US for protection against external threat and a resurgent Iran। तो वो रिलाई कर भी नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही जाना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक मेजर डिफेंस डील की हुई है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की, राइट? यानी कि सऊदी अरेबिया यूएसए पे वैसे ही भरोसा नहीं कर रहा है। दूसरा, सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ अप्रोचमेंट किया था, किसकी मदद से? चाइना के मीडिएशन से, राइट? तो सऊदी अरेबिया वैसे ही समझ रहा है कि यूएसए का जो दबदबा था इस रीजन पे वो थोड़ा सा कम हो रहा है, और ईरान वॉर ने उसके इन्फ्लुएंस को और कम किया है। ऑलराइट, तो अब ईरान से भी सऊदी अरेबिया बेवजह लड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके उसने अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर ली कि कल को अगर मेरे सर्वाइवल पे कोई थ्रेट पड़ेगा तो मैं आपसे न्यूक्लियर वेपन भी ले सकता हूँ ज़रूरत पड़ने पर। ओके, और चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ता जा रहा है, एंड चाइना का इन्फ्लुएंस एज अ मीडिएटर, चाइना का जो रोल है एज अ मीडिएटर, ये बढ़ता जा रहा है। फिर हमने चाइना का यूएन के रिस्पेक्ट में देखा था कि यूएन में जो 1% फंडिंग भी नहीं देता था ईयर 2000 तक, आज वो यूएन में 20% फंडिंग दे रहा है। ओके, तो यूएस रिट्रीट कर रहा है, चाइना सर्च कर रहा है, एंड दिस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को लीड टू री इमर्जेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस रीजन। ये भी एक इशू बन के आएगा कि जिस लेवल की अनसर्टेनिटीज रीजन में चल रही है, तो वापस से वो अलकायदा और आईएसआईएस जैसों का रिसर्जेंस देखने को मिल सकता है। ओके, चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा, दो आर्टिकल और काम के। ये एक तो वाटर सिक्योरिटी के बारे में हमने कुछ चीज़ें जानी थी अभी पिछली बार भी एक आर्टिकल में। एक तो हमें ये सर्कुलर इकॉनमी बनाने की ज़रूरत है वाटर की, ठीक है? सर्कुलर इकॉनमी क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उसने वो जो गंदा पानी आया उसको वापस से ट्रीट कर दिया, ठीक है? उसके बाद वो चाहे तो इसका इकोनॉमिकली यूज़ कर सकता है, वो इसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दे सकता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो दीवारों पे मारने के लिए ज़रूरत पड़ती है, या डेटा सेंटर्स को भी दे सकता है कि आपको जो अपने कूलिंग वगैरह करनी है उसमें आप मुझसे ये वाला वाटर लीजिए। ओके, तो एक तो ये बेनिफिट कि हमें सर्कुलर इकॉनमी की तरह इसको प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड है स्मार्ट मीटर वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वाटर जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज़मीन से वो तो दिख रहा है, लेकिन वाटर जो कंजम्पशन हो रहा है ना उसको मेजर नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, हर घर में कंज्यूम हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में कंज्यूम हो रहा है, एग्रीकल्चर में कंज्यूम हो रहा है, बट कितना हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ सबके यहाँ वाटर में स्मार्ट मीटर नहीं लगे। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की। एक वो योजना आई थी ना स्मार्ट सिटीज़ के साथ में, अमृत सिटी या ऐसे ही कुछ था, एनीवे वो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हुई। हाँ, तो उसमें स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, हमारी सिटी में भी लगाए गए थे, लेकिन लोगों ने निकाल निकाल के फेंक दिए थे कि इससे तो हमारा और ज़्यादा बिल आएगा स्मार्ट मीटर से। तो सरकार के पास इसका भी एक मॉडल है कि सरकार ने अभी इलेक्ट्रिसिटी में स्मार्ट मीटर लगाएं। अब आपने देखा होगा यूपी वगैरह में औरतों ने स्मार्ट मीटर निकाल के प्रोटेस्ट कर रही थी कि हम नहीं लगने देंगे अपने यहाँ। सरकार ने कहा चलो ठीक है मत लगने दो, एक काम करोगे छत पे सोलार लगाओगे अपने। लोगों ने कहा वो भी नहीं लगाएंगे हम। सरकार ने कहा हम आपको 78,000 की सब्सिडी देंगे इस पे, और आपको हर महीने 300 से लेके 600 यूनिट तक फ्री हो सकती है आपकी बिजली की खपत। लोगों ने कहा हाँ लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे। सरकार ने कहा ठीक है लगाओ, लेकिन उससे पहले स्मार्ट मीटर होना चाहिए घर में, तभी ये सिस्टम वर्क करेगा। तो लोगों को अब स्मार्ट मीटर लगवाना पड़ा, उसके बाद रूफटॉप सोलार लगा उनके यहाँ, और तब जाके मैं कहता हूँ आपसे कि ये जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर, बहुत सक्सेसफुल रही है, मैसिवली सक्सेसफुल रही है। इसमें करीब टारगेट रखा गया था 1 करोड़ घरों पे लगाना है हमें, और सरकार करीब 75 लाख घरों तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। ओके, और अब लोग अपने आप लगवा रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि 78,000 की सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप 3 किलोवाट का लगवा रहे हो, उसकी प्राइस होती है 1,78,000, तो वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपये का पड़ता है, और आपका हर महीने 300 से 600 यूनिट बना के दे रहा है आपको, तो आपकी बिजली फ्री चल रही है नियरली। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वाटर के लिए भी इसी तरीके से स्मार्ट मीटर लाना है, ताकि लोग इसके जो कंजम्पशन है उसको लेके ज़्यादा सीरियस हों। ओके, बिकॉज इंडिया एक वाटर स्ट्रेस कंट्री बन रहा है, ये हमको दिख रहा था, लेकिन अब वाटर स्कैर्स के साथ वो वाटर स्ट्रेस के साथ वाटर स्कार्स कंट्री भी बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअली जो क्रॉप भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वी आर अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर। हाउ? क्योंकि हम 1 किलो राइस ग्रो करने में जितना पानी यूज़ कर रहे हैं, उससे 1/3 पानी में यूएसए भी ग्रो कर लेता है, चाइना भी ग्रो कर लेता है। जब हम सबके प्रोडक्ट जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमने उस राइस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया होता है, तो इनडायरेक्टली वी आर अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर ऑल्सो अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ वाटर यूसेज में एफिशिएंसी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, हम वो माइक्रो इरिगेशन जैसी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। राइट, तो ये 3-4 चीज़ें समझ में आई कि हमें वाटर यूसेज को लेके क्यों सीरियस होने की ज़रूरत है। अब ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़, हमारे पास है वर्ल्ड की 400 पॉपुलेशन, सॉरी वर्ल्ड का 4% वाटर, एंड कितनी पॉपुलेशन है 18%। ठीक है, तो ये तो हमेशा से हम लोग यूज़ करते आए हैं। सरकार लेके आई जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाँ, लेके आए आपने वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना दिया, आप कुसुम ले आए, उसमें आपने सोलार पंप्स भी दे दिए, वो सब भी ठीक किया, लेकिन कंसर्न है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू देयर पुअर अपकीप। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया आपने इन स्कीम्स के अंडर में, लेकिन उनका जो अपकीप है वो बहुत ज़्यादा पुअर रहा। आपने कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं कर पाए, इसमें हाई लेवल का वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है हमें हमारे ग्राउंड वाटर में भी। अभी देखा हमने इंदौर में कितनी डेथ हुई, और लो कॉस्ट रिकवरी, क्योंकि आपने स्मार्ट मीटर घरों में लगाए नहीं। तो आप ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली वगैरह में तो आप देखते हो वाटर बिल वगैरह आ रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 4 एक्शन बताए इन्होंने, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वही सब। फर्स्ट इज़, हमें क्लाइमेट प्रूफिंग वाटर सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट कीजिए अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की, और प्रायोरिटाइज कीजिए इन्वेस्टमेंट उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, जैसे जो लो लेइंग एरियाज़ वगैरह होते हैं कि कभी ज़्यादा बारिश आ गई तो आपका पूरा का पूरा नीचे का एरिया डूब जाएगा। अब इसके लिए हम फंडिंग कहाँ से लाएं? इस क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो अर्बन चैलेंज फंड के अंडर में, जो आपको पैसे मिलते हैं, यू कैन लीवरेज दैट टू फाइनेंस इट। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है विशाखापट्टनम को, जिसको अभी रिसेंटली 1500 करोड़ दिए गए हैं अंडर दिस फंड फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, ताकि लो लैंड एरियाज़ में जो अर्बन फ्लड वाली सिचुएशन बनती है वो ना बने। और फिर बारिश होती है तो क्या होता है कि जो गंदा पानी होता है ना नालों का, वो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर वाले जो पानी होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। ओके, इंदौर में यही केस हुआ ना एग्जैक्टली, म्यूनसिपैलिटी के वाटर सप्लाई वाले पाइप में गंदी नाली का सीवेज वाला पाइप भी मिक्स हो गया था। ओके, दूसरा
वाटर रीयूज़, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, लीनियर से हमें सर्कुलर अप्रोच की तरफ जाने की ज़रूरत है। जैसे कि डेटा सेंटर को कूलिंग करने के लिए हम वो वेस्ट वाटर वापस से दे सकते हैं, राइट, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लोग इसको दे सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन के आता है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए कि आप सेल कर सकते हो ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर, राइट। और थर्ड, एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहा है उसके लिए हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजीज़, जो कि करीब अभी हमारे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी से 20% ऑफ दी एग्रीकल्चर एरिया जो है हमारा 72 मिलियन हेक्टेयर वाला इरिगेटेड एरिया, उसका सिर्फ 20% कवरेज करती है। ओके, तो हमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजीज़, इनका यूसेज और ज़्यादा बढ़ाना है। देन वी ऑल्सो नीड टू शिफ्ट टू लो वाटर एंड हायर वैल्यू क्रॉप्स, जो वाटर कम यूज़ करे लेकिन ज़्यादा महंगे बिकते हो, हमें ऐसे क्रॉप्स की तरफ स्विच करना है, जैसे हॉर्टिकल्चर एंड ऑयल सीड। और इसके अलावा लो कॉस्ट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना है, लेकिन उसमें क्लेम मिलता नहीं है। वो सरकार फसल बीमा योजना लाई थी पर उसमें क्लेम ढंग से मिलता नहीं है लोगों को। फाइनली डेटा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एनीथिंग दैट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट फिक्स इट। ओके, यू जस्ट कांट फिक्स एनीथिंग विदाउट मेजरिंग इट। तो हमें डेटा तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। जनरेट डेटा ऑफ द रिवर बेसिन लेवल टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, तभी हमें पता चलेगा कि किस रिवर में किस सीजन में कितना पानी होता है और उसे हमें किस किस सेक्टर को किस हद तक एलोकेट करना है। ओके, सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज एनालाइजिंग द एंड यूजर कंजम्पशन बाय स्केलिंग अप द स्मार्ट मीटरिंग। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने सजेस्ट किए थे। फर्स्ट था क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करें हम लोग। ओके, सेकंड था कि हम लोग लीनियर की जगह सर्कुलर अप्रोच फॉलो करें, वाटर का रीयूज़ करें। एंड थर्ड वॉज माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। उसमें 2 फर्दर पॉइंट थे कि हम इस तरह की क्रॉप्स की तरफ स्विच करें और लो कॉस्ट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करें। एंड फोर्थ पॉइंट था वी शुड जनरेट अ डेटा ऑफ रिवर बेसिन लेवल टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, यानी कि स्मार्ट मीटरिंग और ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने 4 पॉइंट रेज करे थे वाटर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। आपको जो याद हो जाए, बाद में जब हम आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको ईजिली याद आएंगी। ओके, सो न्यूज़ डिस्कशन जो होता है वो आपको रेडीमेड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है, वो आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है कि जब आप इस पर आंसर लिखोगे आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ डेली न्यूज़ डिस्कशन के साथ अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए एक ब्लैंक पेज में, और बार बार रिवाइज करोगे, थॉट्स बनते जाएंगे, टॉपिक ईजी लगने लगेंगे। मेकिंग कैंसर ए नोटिफाइबल डिजीज़। तो एक बात बताओ पहले तो कि नोटिफाइबल डिजीज़ होते क्या हैं। ओके, और कौन करता है नोटिफाई? पहले तो स्टेट लेवल पे करते हैं मोस्टली। अब स्टेट लेवल सभी लोग अपने अपने लेवल पे करते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि कोई एक फिक्स लिस्ट तो होगी नहीं। ओके, जिस स्टेट को जो लगेगा, जैसे दिल्ली ने रेबीज़ को नोटिफाई किया था कुछ टाइम पहले, है ना, तो ये चाहते हैं कि कैंसर को नेशनल लेवल पर नोटिफाई किया जाए क्योंकि वो बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है। तो पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि नोटिफाइबल डिजीज़ के रिस्पेक्ट में आप इसको पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें जान लीजिए कि इसको किसके अंडर में किया जाता है। तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, दिस प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर नोटिफाइंग डिजीज़ इन इंडिया। क्या क्राइटेरिया हो सकता है? क्राइटेरिया इज़ कि ये नेशनल या इंटरनेशनल रेगुलेशन के इंटरेस्ट में हो, ओके, या ऑलरेडी कोई इंसिडेंट्स आ रहे हैं उसके नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, काफ़ी ज़्यादा इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हो, कम्युनिकेबल हो, दैट इज़ आउटब्रेक कॉज कर सकता है, एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्प्रेड का भी रिस्क बनता हो। तो ऐसे कोई भी डिजीज़ अगर होंगे तो हमें उसको नोटिफाई करना होगा। तो हम कैंसर को किस कैटेगरी में डालें? क्या हम इसमें डाल सकते हैं कि काफ़ी डेथ इसमें हो सकती है, ओके, या किसी नेशनल या इंटरनेशनल रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में हम डाल सकते हैं? In India, the state government is responsible for determining which disease must be reported to the medical officer in their area to notify the disease. Okay, for example, अभी तक हमने कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रेसी, मेनिंगिटिस, प्लेग, मीसल्स, इन सबको इस लिस्ट में डाला हुआ है। ओके, लेकिन क्योंकि स्टेट वगैरह ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सब के लिए, तो जनरली लिस्ट वेरी करती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटर नहीं कर सकता, नेशनल लेवल पे कर सकता है। हमने कोविड-19 को डिक्लेयर किया था ऐसा नोटिफाइबल डिजीज़ ड्यूरिंग दी पैंडेमिक, ताकि हॉस्पिटल में कोई भी केस आएगा तो नोटिफाई करना होगा आपको। ओके, न्यूली नोटिफाइड डिजीज इंक्लूड स्नेक बाइट इन 2024, ह्यूमन रेबीज इन 2025, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था। अब ये डिसेंट्रलाइज होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इंडिया लैक ए सिंगल यूनिफॉर्म नेशनल लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज एंड द अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए डिजीज नोटिफाइबल रेस्ट प्राइमरली विद द स्टेट और यूटीज।
लीडिंग टू वेरिएशन इन द लिस्ट ऑफ डिजीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अब ये चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर कैंसर को भी एक नोटिफाइड डिजीज़ की तरह डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि इसका भी जो स्प्रेड है वो काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। मतलब आपको हर मोहल्ले में एक दो तो कैंसर पेशेंट मिल ही जाएंगे। In India, cancer is not a notifiable disease at the national level, and population-based cancer registries and hospital-based cancer registries. अब ये हॉस्पिटल्स वगैरह आपको बता देंगे या आप सर्वे करोगे उसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें भी आप हार्डली कवर करते हो 10 से 16% पॉपुलेशन को, वो भी मोस्टली अर्बन एरियाज में ही। ओके, several states have taken the lead on this front, making cancer a notifiable disease within their boundaries। करीब 17 स्टेट्स ने कैंसर को भी नोटिफाइबल डिजीज़ बना रखा है, लेकिन नेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। क्यों बढ़ रहा है कैंसर लोगों में? पहली बात तो कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है लोगों का। आज लोग 85 90 तक भी जी रहे हैं, तो लंबी आयु होगी तो बीमारियां आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एजिंग बढ़ती जा रही है। अब हमारे देश में करीब 8% पॉपुलेशन है। उसके बाद देर आर चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट ऑल्सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे एग्रीकल्चर में हम जो भी ग्रो कर रहे हैं ना इस वक्त, चाहे वो सोयाबीन दाल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहा है। इसलिए आजकल ऐसे लोगों को भी कैंसर हो रहा है जिनका शराब से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सजेशन सिर्फ यही दे रहे हैं। हमारे खुद के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रेकमेंड किया था लास्ट ईयर कि कैंसर शुड बी मेड ए नोटिफाइबल डिजीज़। ओके, बट ये इतना कोई काम का नहीं है। मुझे सिर्फ आपको नोटिफाइबल डिजीज़ का क्राइटेरिया दिखाना था और यहाँ पे कुछ एक दो बेसिक पॉइंट बताने थे, जो कभी एमसीक्यू में अगर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लद्दाख हैज़ कस्टमाइज सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब इनकी कुछ डिमांड थी, क्या थी वो? पहला तो कि हमें 6 शेड्यूल का दर्जा दे दो। दूसरा कि हमें खुद का स्टेट चाहिए। थर्ड कि इनको अपनी खुद की पीएससी चाहिए थी, इनको अपनी खुद की पुलिस चाहिए। ओके, और 6 शेड्यूल के अंडर में फिर इनका जो लैंड वगैरह है वो सारे इनके राइट्स, इनके कल्चरल राइट्स, वो सारी चीज़ें इनको मिल जाए। इनको पूरी की पूरी अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट चाहिए थी। अभी क्या ये है किसी तरह की गवर्नमेंट? हाँ, कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों के अपने खुद के इलेक्टेड काउंसिल हैं। तो अब सरकार ने कहा है कि एक काम करते हैं, हम आपको पहले जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आर्टिकल 371 में वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए ना अपने पूरे ए से लेके जी तक, ओके जे तक, तो वो सारी उसी के अंडर में हम लद्दाख को कुछ स्पेशल सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क दे सकते हैं। ओके, तो अभी सहमति इतनी बनी है कि हम आपको ये दे सकते हैं, ये सारी डिमांड नहीं मान सकते आपकी। तो यहाँ पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, उसके अंडर में एक और सब कमेटी बनी थी। उस सब कमेटी के साथ इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर यूटी लेवल का, जैसे आपके पुडुचेरी वगैरह है या दिल्ली है, यूटी लेवल की इलेक्टेड बॉडी बनाई जाएगी। ऑलरेडी छोटे लेवल पर तो है, दैट इज़ ले, ठीक है, दूसरा कारगिल लेवल पर। तो इन लोगों ने भी एग्री किया है कि ठीक है, अगर आप यूनियन टेरिटरी लेवल पे हमें एक इलेक्टेड बॉडी भी दे रहे हो तो अभी शुरुआत के लिए इतना ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी वही डिमांड हमेशा रहेंगी, स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, और लद्दाख की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विस भी इनकी डिमांड है। लेकिन अभी सरकार ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड बॉडी दे सकते हैं, लेना है तो ले लो। टीस्टा प्रोजेक्ट। अब टीस्टा के बारे में पहले तो मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाता हूँ, 2017 में आया था। द सोर्स ऑफ रिवर टीस्टा इज सेम एज ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। नहीं, ब्रह्मपुत्रा नहीं है, सिक्किम। टीस्टा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि हमारे ही सिक्किम में निकलती है, राइट। रिवर रंगीत, ये भी सिक्किम में ही निकलती है। इट ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टीस्टा। यस, रिवर टीस्टा फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल ऑन बॉर्डर ऑफ, नहीं, बे ऑफ बंगाल तक नहीं पहुंचती है, ये ब्रह्मपुत्रा में मर्ज हो जाती है जाके। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा 2। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट दे दिए हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम सोलमाओ लेक इन नॉर्थ सिक्किम। ओके, देन इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, यानी कि ये वहाँ तक नहीं जाएगी बे ऑफ बंगाल तक, ये बीच में ही मर्ज हो जाएगी, राइट। इसके बाद इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज, तो उसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रंगित रिवर, वही उन्होंने दिया भी था। 83% बेसिन इंडिया में लाई करता है, 17% बांग्लादेश में लाई करता है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि बांग्लादेश वाले ने क्या किया, ये पहुँच गए चाइना के पास कि आप टीस्टा पे कुछ करवाइए, कुछ एग्रीमेंट वगैरह करवाइए, क्योंकि इंडिया इसका बहुत सारा पानी डाइवर्ट कर देता है डैम बनाकर और हमारे पास कम पहुंच रहा है। तो ये इंडिया को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बट इंडिया ने फिर भी कहा है ओके वी विल कंसिडर ऑल द डेवलपमेंट रिलेटेड टू टीस्टा प्रोजेक्ट। डेज आफ्टर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, पहले तो आपको नाम भी नहीं मालूम होगा, तारिक रहमान, anyway he visited China where two sides discussed the Teesta River comprehensive management and restoration project। बट टीस्टा से चाइना का कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए यूपीएससी ने आपको ये ट्रैप किया था
कि इसको वहीं पे ओरिजिन होता है इसका जहाँ से ब्रह्मपुत्रा का होता है, यानी कि तिब्बत में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ इस चीज़ में। ठीक है, तो चाइना का इसमें कोई ज़्यादा रोल है नहीं। ये हमने कल देखा था, जज फेसिंग थ्रेट ओवर लिंचिंग वर्डिक्ट नीड्स प्रोटेक्शन, तो जजों को ही धमकी दी जा रही है अब तो। देन गवर्नमेंट कैन एक्वायर रिलीजियस साइट फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक एक्ट पढ़ाया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्या कहता है ये कि आज़ादी से पहले 1947 तक जिस प्लेस का जो स्टेटस रहा, अगर कोई टेंपल था तो वो टेंपल ही रहेगा, कोई चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा, मॉस्क है तो वो मॉस्क ही रहेगा। आप इसको चेंज नहीं करोगे स्टेटस, वरना तो हम भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल देते कि सारी मस्जिदें हटाओ, मंदिर ही बनाएंगे अब, जैसे उन लोगों ने किया। लेकिन ये चीज़ें ना हो, इसलिए 1991 में ये एक्ट पास किया गया। एक एक्सेप्शन दे दिया गया राम मंदिर का, क्योंकि ये मूवमेंट जब तक चल रही थी, और जब राम मंदिर की मूवमेंट चली तब और डिमांड आने लगी कि ये भी मंदिर था, मस्जिद बना दिया गया, इसको भी हटाओ, इसको वापस मंदिर बनाएंगे। तो फिर ये एक्ट लाना ज़रूरी हो गया था, वरना इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते। ओके, लेकिन ये एक्ट कहीं भी ये अलाउ नहीं करता है आपको कि अगर कोई मॉस्क बना हुआ है तो गवर्नमेंट इसको टेक ओवर नहीं कर सकती फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर कोई रोड चौड़ा करना है तो उसके बीच में अगर कोई टेंपल भी आ रहा है या मॉस्क भी आ रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। इस एक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने यही कहा है, गवर्नमेंट कैन एक्वायर रिलीजियस साइट फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके रिलीजियस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करता है, ओके, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टीज फॉर जेन्युइन पब्लिक पर्पसेज सच एज रोड वाइडनिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इस एक्ट को मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसका नोट आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एज यूजुअल जो पॉइंट्स मैं आपको अंडरलाइन करके दूंगा उसमें उन पे ज़्यादा फोकस करना, वही एमसीक्यू के स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। सेंट्रल ऑर्डर ब्लॉकिंग ऑफ बैटरी मैनेजमेंट ऐप, तो कल ये प्रॉब्लम आई, सरकार के पास एक ही रास्ता होता है ब्लॉक करने का, कर दिया उन्होंने, हटवा दिया वहाँ से प्ले स्टोर से। टू मैनेज दी लिथियम आयन बैटरीज, ये ऐप बनाई गई थी, लेकिन एक्सटॉर्शन के रिपोर्ट भी आने लगे हैं, ये इसकी बैटरीज को पूरा जाम कर देती हैं ये ऐप। असम एस्टेट सेल कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी। अब देखिए, माचा टी और ट्रेडिशनल टी में इतना ही फ़र्क है कि आपने चाय वगैरह बनाते हो तो आप क्या करते हो, उन लीव्स को फेंक देते हो, राइट, और फिर चाय पी लेते हो। लेकिन यहाँ पे ये पूरी की पूरी पाउडर के फॉर्म में होती है और इसको साथ में ही कंज्यूम किया जाता है। माचा इज़ मेड आफ्टर शेडिंग द कमिला सेनेसिस टी लीव्स। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर देखिए ज़रा, ये शेड में ग्रो हो रही हैं, ये पूरी लीव से नीचे ये ऊपर शेड बना हुआ है, क्योंकि ये लोग ब्लॉक कर देते हैं करीब 90% ऑफ सनलाइट फ्रॉम लीव्स। इट बूस्ट द क्लोरोफिल एंड एमिनो एसिड लेवल एंड गिव दैम डिस्टिंक्ट कलर एंड द फ्लेवर। और सबसे अच्छी बात है कि इनको प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है, जो हम कह रहे हैं ना कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ पर kg में सेल हुई है ये। It is made by finely grinding the shade grown tea leaves into vibrant green powder. Matcha is whisked into water and taken entirely, giving higher level of antioxidants, amino acids and natural caffeine. अब देखिए ट्रम्प का एटीट्यूड, ये फिर रिट्रीट करने में लगा है। ये कह रहा है इट इज़ रिडिकुलस फॉर यूएस टू मेंटेन करेंट नाटो सपोर्ट। ओके, यूएस विड्रू फोर्सेज फ्रॉम नाइजीरिया आफ्टर मिशन अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तो यूएस का रिट्रीट इज़ अ रियलिटी और चाइना इस वैक्यूम को फिल करता हुआ आ रहा है। देन हाउथीज थ्रेटन दी सऊदी आफ्टर एलिस एयर स्पेस। अब आप समझिए कि क्यों सऊदी अरेबिया ने अपना डेलीगेशन भेजा ईरान में। ईरान किसको सपोर्ट करता है, हाउथीज़ को। हाउथीज़ कहाँ पर एक्टिव है, यमन में। यमन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, बहुत एयर स्ट्राइक की है यमन में सऊदी अरेबिया ने, लेकिन उससे तो क्या हुआ है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस और बढ़ते चले गए। तो सऊदी अरेबिया एक कांस्टेंट थ्रेट नहीं चाहता है, इसलिए वो चाहता है, पहले तो वो सोच रहा था कि यूएसए इजराइल मिलकर ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये प्रॉक्सीज अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान और ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। इसलिए अब सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसके ईरान के साथ रिलेशन थोड़े बेटर हो जाएं, ताकि ईरान खुद इन हाउथी रेबल्स वगैरह को कंट्रोल करे। ओके, और आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ खास नहीं है, सैटरडे है, तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और मैं आपके साथ मेंस 450 प्लस और ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो टॉपिक्स करूँगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।